स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आज फिर मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास लेकर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए। कोई डाउट मन में भावना नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरा ये ट्रेड है तो मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। ठीक है, ये जो क्लास है आईटीआई सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष के बच्चों के लिए है, सभी ट्रेड के बच्चों के लिए। ठीक है, आप किसी भी ट्रेड से हैं, आप हमारे अपने हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। तो आप कोई ऐसा डाउट मत रखिए मन में और शुरू करते हैं। क्लास नंबर है आज की हमारी 3। इसका मतलब क्या हुआ है, इसके पहले क्लास 1 और 2 हो चुका है। जैसा हम लोग बचपन से ही चीजों को देखते रहे हैं कि पहले हम लोग क्या सीखते थे भाई, पहले हमने एबीसी सीखा ना, पहले एबीसीडी लिखना सीखा। मान लो उसके पहले हमने हिंदी लिखना सीखा होगा, जो भी हो एग्जाम्पल के तौर पर। फिर बाद में इन्हीं शब्दों, मतलब ये क्या था, सबसे पहले हमने अक्षर सीखे। अक्षर सीखने के बाद यानी जो ये लेटर्स हैं इनको हमने सीखा। फिर हमने इनसे शब्द बनाना सीखा, है ना। शब्द बनाना सीखा यानी जैसे मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने, है। ये चीजें हम तो यानी इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ पहला स्टेप ये था, दूसरा ये है, तीसरा और भी आगे है कि हम सेंटेंसेस बनाना, पूरा वाक्य बोलना लिखना सीखते हैं। तो उसी प्रकार से क्लासेस आपको फॉलो करनी चाहिए 1 बाई 1। जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा। वैसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लस इसी वीडियो के नीचे ऑप्शन रहता है व्यू मोर या डिस्क्रिप्शन, वहां पर नीचे देखोगे तो ढेर सारे लिंक दिए रहते हैं। उसी में एक लिंक होता है जहां पर लिखा होगा फुल क्लासेस, है ना, या फिर ऑल पार्ट, इस तरह से लिखा होगा। तो उस पर क्लिक करेंगे तो सब आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा। चलिए, क्लास ये हो गई हमारी। ये जो क्लास क्लास वाइज क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, ये क्लास वाइज क्वेश्चन का सेंस ये है कि जब ये क्लास हो जाएगी तो इसी का क्वेश्चन सेम टू सेम इसी नाम से आपको मिलेगा ग्लोबल आईटीआई के इस वेबसाइट पर। तो इससे फायदा क्या होता है कि अभी हमने क्वेश्चन इकट्ठा आपको दे दिया सारा, या फिर आगे पीछे दे दिया, और मैं पढ़ा रहा हूं आगे पीछे, तो क्या होता है एक दूसरे को हम कोरिलेट या मैच नहीं करा पाते हैं। तो इस क्लास में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेम क्वेश्चन आपको उसी नाम से ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पर दूंगा। किस नाम से? क्लास 3 के नाम से। तो इससे क्या होगा कि आपने क्लास 3 यहाँ देखा, क्लास 3 वहां पीडीएफ से मैच कराया और आपने उसको समझ लिया, परफेक्ट हो गई तैयारी। ठीक है, बाकी अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड कई बार मैं बता दिया। क्वेश्चन की बात कर लूं मैं, तो हम क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं, इस तरह से एबीसीडी नहीं करने वाले। देखिए, वो भी दौर आएगा, एक समय आता है जब हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से यहाँ पर 30-40 क्वेश्चन ले लिया, 50 क्वेश्चन। एग्जामिनेशन टाइम पे कई बार हम 100 क्वेश्चन भी लेकर चलते हैं। उसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन आपके सामने होता है, आप सही आंसर देते हैं, गलत आंसर देते हैं, फिर हम उसको सही करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, ये क्लासेस देने का मतलब ये है कि हम सब कुछ आपको समझाते हुए चले। समझाते हुए मतलब अगर ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन है ना, तो एक क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन है तो हम इस प्रकार से पढ़ें कि हम 4 क्वेश्चन तैयार कर लें। यानी अगर मैं आपको 200 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं तो आप ये मानकर चलो कि आपके 800 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। तो इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि एग्जामिनेशन में कुछ बदलाव होता है, क्वेश्चन में हेर फेर होता है, आंसर को क्वेश्चन बना दिया जाए, क्वेश्चन को आंसर बना दिया जाए, ऐसी छेड़छाड़ परीक्षाओं में हमेशा होती रही है। तो ऐसे में आपका नुकसान ना हो, आप मस्त रहो, क्योंकि आपने पढ़ा है भाई, है ना। तो बस ये क्लास उसी पर्पज से है। यहाँ पर सवाल है आपके सामने। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज स्ट्रेस। अब ये बात होगी भाई ये भी कोई पढ़ने की चीज है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं। स्ट्रेस क्या है? तनाव। ठीक है, इंग्लिश में स्ट्रेस, हिंदी में तनाव। तो जब आप प्रेशर में होंगे, टेंशन में होंगे, तनाव में होंगे, तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आपको बड़ा आनंद आएगा अंदर से कि चलो भाई मैं तो बड़ा प्रेशर में हूं, बहुत टेंशन है, जिंदगी मस्त चल रही? ऐसा कुछ नहीं होगा ना, इसका मतलब ये गलत है। या फिर आप सरप्राइज हो जाएंगे, अरे वाह टेंशन आ गया, नहीं होगा ना ऐसा, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब वैसे मैं कहता हूं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक व्यवहारिक सब्जेक्ट है। 80% सवाल आप खुद स्वयं सही कर सकते हो, बस इससे जुड़ लो, इससे इसको मतलब इसको सब्जेक्ट मत मानो। ठीक है, अगर कई बार क्या होता है मैथ को हम लोग मैथ मानते हैं, डरते हैं, इसलिए उतना बेहतर नहीं कर पाते। तो इसको आप सब्जेक्ट मत मानो, आपका दैनिक जीवन में ये चीजें होती हैं,
उससे अगर रिलेट करोगे तो 80% क्वेश्चन खुद सही कर लोगे, मेरी बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्या है, फीलिंग डिलाइटफुल, ज्यादा कुछ नहीं है, ये जॉय और डिलाइटफुल कहीं न कहीं एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं, मतलब दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं कि हमें क्या होगा, आनंद की अनुभूति होगी। भाई टेंशन में है, प्रेशर में है, तो ये सब कहाँ से होंगे, कोई नहीं होगा। इसका मतलब वैसे भी लास्ट वाला बचा, और यहाँ पर लिखा भी है कि भाई टेंशन होगी तो फ्रस्ट्रेशन होगा और निराशा होगी, सिंपल सी बात है। लाइफ में टेंशन है तो फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है, और इसमें यहाँ से आंसर जो है डी सही है, और ये है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आसान सी आपके सामने, ठीक है। आंसर डी इस प्रकार से हो गया। बाकी आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम समझ रहे होंगे, मैं अभी दिखा भी दूंगा टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, मैं सब बता दूंगा, आज के बाद नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कुछ वहां पर बहुत से कंटेंट ऐसे होते हैं जो आपको देना चाहिए, तो इन फ्यूचर में उसको करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर 42 क्यों दिख रहा भाई, अब इसके पहले वाले में आप देखा आपने कि 41 देखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो क्लास नंबर हमारी 01 है उसमें हमने 1 to 20 क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है, 1 to 20 क्वेश्चंस करा दिए। अब जब हमारी क्लास 02 चली तो क्या किया हमने, हमने 21 to 40 करा दिए, ठीक है। अब जब हमारी क्लास नंबर 3 है, यहाँ पर आज हम जो चल रही है, क्या चल रही है, ये चल रही है हमारी क्लास नंबर 3, तो अब यहाँ पर हमने शुरू कर दिया आगे की सीरीज, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, लेकिन इतना कि जो कराऊंगा, अगर जितना मन से मैं पढ़ाता हूँ, बहुत ज़्यादा बोल भी देता हूँ ना, कई बार लगता होगा कि यार क्या ही टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो अगर आप सच में उतना ही फील करके, जितना फीलिंग के साथ मैं पढ़ाता हूँ, उतनी फीलिंग के साथ आप इसको पढ़ लो, तो ना आपको किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई पीडीएफ क्वेश्चन रखने की जरूरत पड़ेगी, एग्जाम में परफॉर्म करके आओगे। और मेरे पहले से बहुत से उदाहरण आपको दिख जाएंगे, पुरानी वीडियोस पे आप कमेंट कर लेना, बच्चों ने सब्जेक्ट में 50 में 50 लाया है, कोई असंभव नहीं है, एक दो ने नहीं लाया, बहुतों ने लाया 50 में 50, और 50 में 48 लाने वाले तो बहुत से वीर बालक हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा विश्वास और आपको अटैचमेंट थोड़ा सा रखना होगा, जैसे मेरा इस सब्जेक्ट के प्रति बड़ा लगाव है, मुझे मजा आता है पढ़ाने में, तो आपको बस पढ़ने में मजा आ जाए तो रिजल्ट तो ऐसे ही आएगा, शानदार, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म अ हैबिट, कह रहे हैं कि कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो हमें उस कार्य की आदत लगने में कितना समय लगेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम आप शुरू करते हैं, भाई कल सुबह 5 बजे से जगेंगे, ठीक है, सुबह 5 बजे जगेंगे, रनिंग पर जाएंगे, आधा घंटा दौड़ेंगे, इधर उधर पार्क का राउंड लगाएंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे 6 बजे तक घर, फिर चाय पियेंगे, नाश्ता ऐसे वैसे ही, उसके बाद ये पढ़ाई करेंगे, वो पढ़ाएंगे करेंगे, ठीक है। और अगली सुबह जगते हैं तो अरे यार 8 बज गया ठीक है, तो क्या है, हम वो शुरू नहीं कर पाते, और किसी वजह से शुरू कर लिया मोटिवेट होके, अरे यार वो भी जा रहा है पार्क, मतलब जा रहा है, जा रही है, जिससे आपको मोटिवेशन मिल जाए। आपने देखा, अब आप भी अगले दिन शुरू कर गए दौड़ते हुए, खूब मजा आया, आज तो मजा ही आ गया उधर घूम के, है ना, सब फीलिंग है, चकाचक चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, चौथे दिन यार आज तो पैर दुख रहा है, ठीक है, नहीं गए, यानी वो जो प्रोसेस है वो आपका ब्रेक हो गया। लेकिन साइंटिफिकली, मतलब हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है ना, जैसे कि लोग हर चीज निर्धारित है कि एक इंसान ये ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, या फिर एक इंसान को इतनी बार पानी, इतना पानी पीना चाहिए, इतना खाना खाना चाहिए, बहुत सारी चीजें निर्धारित है, कौन साइंटिफिकली निर्धारित किया जाता है, रिसर्च के आधारित पर हम आप नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो चीज सब पे लागू भी नहीं होता है। जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि थोड़ा सा फीवर आए उतने में ही लेट जाते हैं, और कुछ लोग बहुत तगड़े फीवर पे भी आराम से अपना नॉर्मल काम करते रहते हैं। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, फिर भी एक स्टैंडर्ड तो निर्धारित रहता है ना। तो एक स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर किसी कार्य को, किसी कार्य को लगातार आप 21 दिन तक करते हैं, करते हैं, तो वह आपकी आदत बन सकती है, वह आपकी हैबिट यानी आदत आदत बन सकता है, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपको क्या कर लेना है,
21 कर लेना। ध्यान रखिए, अब थोड़ा सा मैंने इसको एग्जांपल वगैरह इसलिए दे दिया, थोड़ा घुमा दिया आपको पार्क वार्क में। आप सोच रहे होंगे पार्क क्यों घुमा दिया, इसलिए घुमा दिया कि जब भी ये सवाल आपके सामने आएगा तो कहेंगे अरे यार पार्क वाली बात हुई थी तो 21 दिन की बात किए थे, है ना। तो ऐसे आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। तो वही चीज है कि किसी कार्य को करेंगे तो उस कार्य की आदत लगने में लगातार हमें कितना दिन वो कार्य करें कि हमें आदत लग जाए, वो हमारी हैबिट बन जाए, तो उसके लिए मिनिमम 21 डेज निर्धारित है। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे 50 दिन करने के बाद भी उनको आदत नहीं लगेगी, है ना। तो गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, बट कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि देखिए भारत में बहुत सारे नियम कानून है। क्या है नियम कानून की जो पूरी किताब है उसको क्या कहते हैं भाई, संविधान। हमारा भारतीय संविधान क्या है, ढेर सारे नियम कानून का एक समूह है। उसमें हर व्यक्ति के लिए और हर कार्य के लिए नियम कानून बनाए गए, ठीक है। अब कुछ भी हो, मेल फीमेल हो, या फिर देश की बात हो, या प्रदेश की बात हो, या गांव की बात हो, या पुलिस की बात हो, मतलब हर मुद्दे पर उसमें नियम और कानून बने हुए हैं। इसी प्रकार से जब फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज जब चलती हैं भाई, तो फैक्ट्रीज में भी बहुत सारे लोग हैं, उसमें काम करने वाले वर्कर हैं, मैनेजर हैं, मालिक है फैक्ट्रीज के। तो वहां पर भी जो लोग काम करने वाले हैं उनका शोषण ना हो। अब जैसे फैक्ट्री ये कहे फैक्ट्री को तो रोज काम करवाना होगा, तो 30 के 30 दिन पूरा काम करवाए, एक दिन छुट्टी ना दे, उसकी मर्जी। लेकिन इन्हीं मनमर्जियों को रोकने के लिए कानून बनाए गए, ठीक है। तो उसी तरह से जो फैक्ट्री एक्ट है उसको हिंदी में आप कारखाना अधिनियम कहते हैं। यह कब बना था हमारा, बना था 1948 में, 1948, ठीक है। 1948 आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अधिनियम हमारा, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या कहता है, ये निर्धारित करता है कि 18 वर्ष से नीचे के व्यक्ति को आप फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। यह निर्धारित करता है कि सप्ताह में एक दिन की छुट्टी अनिवार्य है। यह निर्धारित करता है कि एक दिन में एक व्यक्ति से अधिकतम 8 घंटे आप कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। यही सारी चीजें हैं कि महिला है तो प्रेगनेंसी के दौरान उसको कितने दिन की छुट्टी मिलनी ही मिलनी चाहिए, जो अनिवार्य है, ठीक है। ये सारी चीजें तो बहुत सारा है। फैक्ट्री एक्ट भी बहुत बड़ी एक मोटी सी किताब है, ढेर सारे नियम कानून है। मिनिमम मजदूरी यानी मिनिमम वेतन कितना दिया जाना चाहिए, जो टेक्निकल है उसका मिनिमम वेतन कितना होना चाहिए। जैसे अप्रेंटिस में आपको मिलता है ना 8400 8200 या इस तरह से जो पैसा है वो भी निर्धारित होता है। तो फैक्ट्री एक्ट के अधीन इसी के अंतर्गत अप्रेंटिस एक्ट भी है, ठीक है। तो फिलहाल ये आपको याद रखना है 1948, 43 का आंसर ए हो जाएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। चलिए, वेजेस आर पेड। देखिए ये बात हो रही है कि जब आप नौकरी करते हैं तो आपको वेजेस मिलते हैं, यानी सैलरी की बात की जाए, ठीक है। तो सैलरी देने को अब अलग अलग प्रकार से, कई बार देखा जाए तो कई जगहों पर साप्ताहिक, 10 दिन पे, 15 दिन पर, अपने हिसाब से नियम को तोड़ मरोड़ कर भी देते हैं लोग। लेकिन 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 मैक्सिमम आपने देखा होगा कि मैक्सिमम सैलरी जो होती है, जब भी सैलरी की बात होती है तो होता है कब मिलती है भाई, 1 से 10 के बीच मिलती है। कितनी बार मिलती है, महीने में एक ही बार तो मिलती है। तो यानी जो सैलरी का पेमेंट है, जो वेजेस हमें मिलते हैं, वो किस हिसाब से मिलते हैं, वो मंथली मिलते हैं। हम काम करते हैं और एक महीने की सैलरी हमें एक साथ मिलती है। तो सिंपल सा सवाल है, बस आपको सवाल को समझना होगा। सवाल समझ लोगे तो आंसर दे लोगे। एम्प्लॉयबिलिटी का सारा गेम यही है, अंडरस्टैंडिंग का। क्वेश्चन समझ लिए तो ये खुद आंसर देता है कि लो भाई ये वाला आंसर है, ले लो इसको, ठीक है। चलिए, बाकी थोड़ा सा मैं एक दो चीजें बता दूं आपको। जैसे प्लेलिस्ट देखने के लिए क्या करना आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट पूरी क्लास के लिए क्या करना है, ठीक है। पूरी क्लास देखना चाहते हैं आप तो आपको देखना होगा प्लेलिस्ट। क्या देखना होगा, प्लेलिस्ट। बहुत से बच्चे नए भी होंगे, बट आने मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, उसके बाद इस चीज को नहीं बताऊंगा। आपको सिंपल रहेगा, यूट्यूब आपको ओपन करना होगा। मैं थोड़ा सा समय लूंगा, 2 मिनट का। जो बच्चे जानते हैं प्लेलिस्ट को देखना, वो थोड़ा सा 2 मिनट आगे फॉरवर्ड कर लेंगे वीडियो को, ठीक है। हम आ जाएंगे यहाँ पर
टाइप कर लेंगे ग्लोबल आईटीआई। ग्लोबल आईटीआई आप भी अपने यूट्यूब में जाइएगा, ग्लोबल आईटीआई शब्द टाइप करेंगे तो ये इस तरह से नीला और ऑरेंज टाइप का लोगो मिलेगा इकलौता। ये पिछले 3-4 सालों से लोगो यही है, कोई बदलाव नहीं है, एकदम चकाचक आप लोगों के सहयोग से। इसके ऊपर, इस लोगो के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं आप, या तो इस नाम के ऊपर। उसके बाद ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या क्या दिख रहा है, होम, वीडियोज, शॉर्ट्स। थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, मे भी हो जाए। नहीं होगा, बेइज्जती हो गया। ठीक है, अब जब आप चैनल ओपन कर लेते हो ना अपने फ़ोन में भी, यूट्यूब पर जाओगे, इस तरह से चैनल को ओपन करोगे तो नीचे की तरफ आओगे ना, तो देखोगे होम, वीडियोज, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स कभी तो मैं तो कभी कभी कुछ वैसे अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोगों को क्या ही शॉर्ट्स बनाना। बट हाँ, जो बच्चे कभी कभी फीडबैक भेजते हैं उनका हम यहाँ पर देते। तो क्या आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से आप नीचे की तरफ स्लाइड करोगे, हर सब्जेक्ट का, जैसे ड्राइंग फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट यहाँ पर दिख रही है ना, इसी तरह से आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। हमारी वाली प्लेलिस्ट हो सकता है ऊपर नीचे कहीं हो, बट आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ मिल जाए। तो ये देखिए, ये मिल गई एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर की। हम फर्स्ट ईयर नहीं, बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर की, नहीं तो बच्चे कहेंगे दोबारा फर्स्ट ईयर पढ़ाएंगे। चलिए चलिए, हमें लग रहा है थोड़ा सा इसको वो करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, जूम आउट, ज़्यादा बड़ा होने की वजह से ऐसा होता है। अबे भाई, बेइज्जती क्यों करा रहे हो, जूम आउट हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, सिम सिम हो गई। ठीक है, अब दिख जाएगा, दिख जा, दिख जा, दिख जा, दिख जा, दिख जा। कोई पीछे बैठा होगा ना, वो कह रहा होगा कि यार चश्मा लगाया उसके बाद भी इनको नहीं दिख रहा। घोर बेइज्जती। अब एक बार फिर से देखता हूँ, ठीक है। चलिए, ये अब आगे नीचे हम एक एक करके इसको चलते हैं ऊपर की तरफ। इस रो में नहीं है, इस वाले लाइन में नहीं है, इस वाले लाइन में भी नहीं है, इस वाली लाइन में भी नहीं है। तू गया कहाँ, ये रहा, ये रहा, देखो ऊपर ही था। ये है ना, यहाँ पे आप देख रहे होगे एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, व्यू फुल लिस्ट। अब देखिए सीरियल वाइज होगी ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से होती रहेंगी, जैसे पहले की भी क्लासेज है, जो मॉडल सेट एग्जामिनेशन टाइम के हैं, ठीक है। उसके बाद मैराथन वगैरह भी है, जो एग्जामिनेशन टाइम पे मोस्टली रहती हैं चीज़ें। बाकी देख रहे हैं सीरियल वाइज क्लासेस है ना, तो इसी तरह से हर बार की जो भी क्लासेस होती हैं वो सीरियल वाइज ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, एक भी आपकी नहीं छूटेंगी। बस आपको प्लेलिस्ट को देखना सीख लेना है। अब दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि पीडीएफ का भी सर बता दो। ठीक है, मैं एक बार बता दूं, इस वीडियो के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आपको global.iti.org इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, प्लस शुरू में पहले पेज पर भी मैंने वीडियो जब शुरू किया था तब भी बताया था मैं। आईटीआई कोर्स में आपको जाना है, आईटीआई कोर्स में जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मिलेगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर क्लिक करिएगा। ठीक है, थोड़े बहुत ऐड आएंगे, उसकी वजह से हमें काम करना आसान हो जाता है। एक तरह से इसको फाइनेंस होता है, इसका जो भी खर्च आता है इस वेबसाइट का ऐड से हो जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया, फिर आ जाइए नीचे की तरफ। अब देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, फिर से बेइज्जती ना हो, बेइज्जती से बचते हुए जूम कर दिया मैंने। क्लास वाइज क्वेश्चंस 2024 लिखा है, तो यानी 2024 में जो क्लासेस करा रहा हूँ मैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी क्लास 1, एम्प्लॉयबिलिटी क्लास 2, आज क्लास 3 चल रही है तो वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। क्लास वाइज यहाँ पर अपडेट होते रहेंगे, चैप्टर्स के नाम है, सिलेबस का जो है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी कुछ ओल्ड यहाँ पर है। तो ये क्या है, ये है जो मैं आपको बताया था पहले पेज पर, यहाँ पर आपने देखा होगा लिखा हुआ था ना क्लास वाइज क्वेश्चंस। तो ये चीज़ें आप रिलेट कर पाओ। क्या कर दिया आपने, दो चीज़ें आपको यूज करना सीख लेना है भाई। एक क्या, पहले तो ये जो है सर इसको मिटाते हैं। ठीक है, आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी। एक, आप अगर बेसिक से पूरा चैप्टर वाइज पढ़ना चाहो तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, आप क्या करो, मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करो अगर सब कुछ बेसिक से पढ़ना चाहते हो। एक तो आप इसको डाउनलोड कर लो, पहली चीज़। दूसरा, इस वेबसाइट पर ध्यान दो। और तीसरा, यूट्यूब पर आप जो वीडियो क्लास देख रहे हो, ठीक है,
इन तीनों को मिला लिए ना, तो उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं टेंशन आपकी लाइफ में। आईटीआई को लेकर सब कंप्लीट, मतलब एकदम कंप्लीट तैयारी, जिसको कहते हैं ना लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं तो बम गोला बारूद सब सब आपके पास हो जाएगा। अब इससे ज्यादा तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिलहाल ये हो गई ज्ञान की बातें, अब हम चलते हैं अपने काम पर। When a worker contribute to bring the best output by using the available resources the worker is। सब मिलाकर बात हो रही इस वर्कर की। कहा जा रहा है कि एक वर्कर है, एक फैक्ट्री में काम करता है और वो बेहतरीन आउटपुट दे रहा है। फैक्ट्री में जो भी उपलब्ध रिसोर्सेज है, यानी फैक्ट्री में उपलब्ध मशीनरी जो है उस सामान को यूज करते हुए बेस्ट आउटपुट दे रहा है वर्कर, तो उस वर्कर को आप क्या कहेंगे भाई? आप मान लो कि ठीक है टाइपिंग का ही काम, आपने 10 कंप्यूटर लगाए हुए हैं, आपने 10 लोगों को हायर कर रखा है, आप मालिक हैं। अब 10 लोगों में सबको आपने कंप्यूटर एक जैसा दिया है, सबको एक इंटरनेट दिया है और सबसे आप ऑनलाइन कोई काम करवाते हैं। अब उसमें से 10 में से जो व्यक्ति उसी कंप्यूटर, देखो सब लोग काम करेंगे, हो सकता हो कुछ लोग 4 पेज टाइप करें, कुछ लोग 5 पेज टाइप करें, कुछ 6 टाइप करें, तो कोई एक ऐसा भी होगा जो 8 पेज टाइप करेगा। तो वही पूछ रहा है कि जो वर्कर जो रिसोर्सेज है यानी कंप्यूटर जो हो गया उसको इस्तेमाल करते हुए अधिकतम आउटपुट दे रहा है, मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई ये प्रोडक्टिव व्यक्ति है, प्रोडक्टिव व्यक्ति है ना? क्योंकि क्या कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा आउटपुट दे रहा है, वही चीज है। यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो सकता बिना कुछ कहे। ठीक है, ये सही कर दिया आपने, तो चलते हैं हम लोग आगे 45 के 46 आ गए। पीपीई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। देखिए पीपीई किट होती हैं, जब भी आप किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री या किसी साइट पर वर्क करते हैं, सिविल वगैरह की साइट हो गई, कंस्ट्रक्शन साइट हो गई, या इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में भी होता है, तो पीपीई किट दिए जाते हैं। जहां पर ऊपर से कोई गिरने वाला रिस्क होता है तो वहां पर हेलमेट दिया जाता है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा शोर होता है तो वहां पर कान में लगाने के लिए ईयरबड दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पर गैसेस या फिर कुछ मेटल पार्टिकल्स हवा के साथ, मतलब जहरीली हवा हो या प्रदूषित हवा हो, उसका रिस्क रहता है तो मुंह पर मास्क लगाया जाता है ना? जहां पर हाथ में कई बार बिजली का वैसा काम होता है, रिस्क रहता है शॉक का, तो रबर के क्या ग्लव्स दिए जाते हैं। कई जगहों पर नीचे काम करते हैं तो पैर पर कोई हैवी चीज गिरने का रिस्क हो या नीचे से कील विल धंसने का रिस्क हो, तो वहां पर शूज दिए जाते हैं, सेफ्टी शूज दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उनमें नीचे मेटल की चादर लगी होती है, प्लस हमारे जो आगे का पंजा है उसके ऊपर भी ऐसे मेटल की मतलब प्लेट अंदर उस जूते के लगी रहती है। मतलब सेफ होता है, हैवी होता है पर मजबूत होता है, जो हमें बचाता है सब मिला के। मतलब एक व्यक्ति के व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जो चीजें यूज होती हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिया। वेल्डिंग के लिए गॉगल्स यूज करते हैं, तो उसको उसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। फुल फॉर्म पीपी का पूछ रहा है, क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पर्सनल प्रोडक्टिव नहीं होगा, ठीक है, प्रोडक्टिव से कोई लेना देना नहीं, प्रोटेक्टिव तो है। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये सही है, प्रोडक्टिव का कोई यहाँ लेना देना नहीं। पर्सनल प्रोटेक्टिव तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया? इंजन दे दिया, इसलिए तीनों गलत है और बी वाला आपका सही है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी व्यक्तिगत, आप हिंदी में इसको लिखना चाहो तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। क्या भाई? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो ऐसे में यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, सही तो हो गया। चलिए आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। बोर नहीं हो रहे हो ना? बोर हो रहे हो तो फटाफट भगा लो, सब आपके हाथ में कंट्रोल है ना। वीडियो को आप चाहो जितनी तेज भगा सकते हो, स्लो कर सकते हो। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय ऑफरिंग। कह रहे हैं कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री है, वहां पर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे अगर एक मारुति कंपनी की बात कर ले, अगर दिन भर में वो 50 कार बना रही है, मैं एक बार किस दिन ना
एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, शायद एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास में दिया था, कि मानकर चलते हैं कि अगर 1 घंटे में 10 मोबाइल फ़ोन बनता है, तो ये कोई ज्ञानी आया नीचे कमेंट कर दिया 10 नहीं बनता है, 100 बनता है। अरे भाई मैं तो एग्जाम्पल देता हूँ यार, मैं कौन सा मोबाइल कंपनी खोल रखा हूँ। मतलब सीरियस ले लेते हैं, कुछ लोग सीरियस ले लेते हैं, लगता है कि कहीं से वो चिलम विलम लेके आए हैं, उसके बाद बैठ के क्लास देखना शुरू कर, अरे सर जी ऐसे कैसे बोल दिए। तो भाई यार ऐसे मत समझा करो, एग्जाम्पल उदाहरण, उसको सीरियस मत लिया करो मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या है ना, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज, कह रहा है कि अगर जो कंपनी है कोई अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, कैसे बढ़ा सकती है, अब ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा। कह रहे हैं कि ट्रेनिंग दे दे अपने लोगों को तो बढ़ जाएगी, ट्रेनिंग दे देंगे, सिर्फ ट्रेनिंग देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। या फिर कह रहे हैं कि हम उनको कुछ पैसा बढ़ा दें तब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं जॉब साइट एक्सपीरियंस ओनली, कि सिर्फ सिर्फ पैसा दे बढ़ा दे, ना तो ट्रेनिंग दे ना उनको एक्सपीरियंस हो, तो क्या 50 की जगह 100 गाड़ियां बनाने लगेंगे। मान लेते हैं मारुति एक दिन में 50 गाड़ी बना रही है, अब वो चाहती है 50 की जगह 60 बनने लगे, तो सिर्फ ट्रेनिंग दे देगी और साइट पर सिखाएगी नहीं। ऑन साइट यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऑन जॉब साइट एक्सपीरियंस मतलब ये होता है, एक होता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्लास में हमने दे दिया, और एक होता है जॉब साइट, मतलब प्लांट में ले जाकर उस चीज को करके दिखाना, ठीक है। तो सिर्फ ट्रेनिंग देने से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ डायरेक्ट ले जाके प्लांट पे ही समझाएंगे, उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे तब भी नहीं कुछ होगा। सिर्फ उसकी सैलरी बढ़ा देंगे तब भी वो ज्यादा गाड़ी नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्किल्स की कमी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, और जॉब साइट पर, यानी जॉब साइट पर प्रैक्टिकली भी उसको ट्रेंड करना पड़ेगा, तब क्या होगा, प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऐसे हम लोग आंसर कौन सा पकड़ेंगे, जिसमें ये दोनों चीज मिले, जैसे सी में मिल रही है, ट्रेनिंग भी देंगे और उसको जॉब साइट यानी जहां पर काम हो रहा है वहां पर उसको प्रशिक्षण भी, मतलब प्रशिक्षण, दोनों एक ही चीज हो गई, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और ऑफलाइन ट्रेनिंग, दो मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग या कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों देंगे, तब जाके प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तब यहाँ पर आंसर हम लोग सी करेंगे, तब सही लगेगा और आगे बढ़ेंगे, है ना। वैसे बहुत से बच्चों को भी वैसे ही आ रहा होगा। हाथों को कटने चलने से हानिकारक पदार्थों से बचाने वाला जो है, आंसर बी है, दस्ताना, ग्लव्स, ठीक है। तो इसमें आपका समय खराब नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। चीजें अभी मैं डिस्कस कर रहा था, इन सबको क्या बोला जाएगा, ये सब के सब बोले जाएंगे पीपीई किट। ये सब क्या है, पीपीई किट्स है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, जितना भी नाम दिया है। लेकिन फिलहाल हाथ को बचाने की बात हो रही है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं चश्मा निकाल के हाथ में लगा लूंगा तो मेरा हाथ जलेगा नहीं, है ना। चलो, तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग विच ऑफ दिस इज नॉट एन एंट्री लेवल जॉब, देखिए एंट्री लेवल जॉब की बात कर रहा है, एंट्री नाम से ही समझने की कोशिश कीजिए। कहाँ एंट्री, एंट्री हुई है, जस्ट जस्ट एंट्री हुई है, कहाँ हुई है, नौकरी में हुई है। यानी अभी मेरी नई नई नौकरी लगी हो तो उसको एंट्री लेवल जॉब कहते हैं। जैसे मैं क्या कर लिया, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अभी अभी मेरी नौकरी लग गई, तो ऐसा कौन सा पद है जिस पर मैं काम नहीं कर सकता, ठीक है। देख रहे हैं, नॉट, नॉट, यही तो हमें पकड़ना होता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉट एन एंट्री लेवल जॉब, यानी इसमें से ऐसी कौन सी नौकरी है जो नए नए व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, नए नए व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। जैसे कि आप पास हुए, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, बस आप अभी पास हुए ही हैं, तो ऐसी कौन सी नौकरी है जो आपको नहीं मिलेगी, बाकी मिल सकती है। तो आपको आंसर देना है, मैं दे देता हूं। देखिए स्पेशलिस्ट, आप भाई स्पेशलिस्ट कब बनोगे, किसी भी कार्य में स्पेशलिस्ट बनने के लिए हमारे पास अनुभव का होना जरूरी है। कोई नया नया डॉक्टर आएगा एमबीबीएस करके, पहले क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, 5-10 साल बाद क्या होता है, भाई वो डॉक्टर तो इस चीज के स्पेशलिस्ट है। क्यों, क्योंकि समय के साथ उसने उस चीज को सीखा, उसके अंदर एक्सपर्ट हो गया। तो भाई स्पेशलिस्ट वाली नौकरी तो मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि मैं तो अभी फ्रेशर हूं, नई नई नौकरी पाया हूं पहली बार, है ना। दूसरा है इंटर्न, इंटर्न क्या होते हैं, अप्रेंटिस समझ लीजिए। किसी भी कंपनी में आप नया नया गए हैं, पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, थोड़ी बहुत सैलरी मिल रही है, काम सीखने को मिल रहा है, तो ये इंटर्न कहलाता है, ठीक है। उसके बाद करें जूनियर, देखो ये आपको मिल सकती है, इंटर्न वाली नौकरी आपको मिल सकती है, आईटीआई पास किए, किसी के अंडर जाके अप्रेंटिस कर रहे हैं, इंटर्न मतलब समझ लीजिए अप्रेंटिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं काम, ठीक है। जूनियर, जूनियर इंटीरियर डिजाइनर, मान लिया आपने
इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स किया, किसी के साथ लग गए, लेकिन आप यहाँ पे क्या है, जूनियर है, तो भाई जूनियर के रूप में आप काम कर सकते हैं। भले ही आप फ्रेशर है, जूनियर के रूप में आप काम कर सकते हैं, यानी ये भी नौकरी आपकी लग सकती है। नीचे है डिजाइन असिस्टेंट, असिस्टेंट आ गया ना, असिस्टेंट मतलब भी क्या होता है, सहायक, यानी आप ये वाली भी नौकरी कर सकते हैं। आप अप्रेंटिस के रूप में, इंटर्न के रूप में नौकरी कर सकते हैं, नए नए हैं तो। आप जूनियर के रूप में ज्वाइन जरूर कर सकते हैं, आप असिस्टेंट के रूप में, सहायक के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप क्या नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट के रूप में। और वही सवाल पूछा है कि एंट्री लेवल की नौकरी कौन सी नहीं है, मतलब नई नई नौकरी, आप पहली बार बिना किसी अनुभव के नौकरी करने जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी नौकरी है जो आपके लिए नहीं है, आप नहीं कर सकते, वो हम स्पेशलिस्ट वाली नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेशलिस्ट वाला नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर आंसर ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था नहीं, ठीक है, नहीं, तो ये हमें कई बार ध्यान देना होता है कि हम लोग कई बार क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि आईटीआई तो इंटर्न हो सकता है, तो ये सही करके आगे बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग हैं होशियार, गलती नहीं करेंगे यार। चलो, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मेक्स यूज ऑफ सम टूल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। देखिए, जब आप ये क्वालिटी मैनेजमेंट यानी आपका इंटरप्रेन्योरशिप वाला जो चैप्टर होता है, उद्यमिता टाइप का, उद्यमिता वाले चैप्टर में इस तरह के सेक्शन या इस तरह के सवाल मिलते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब ये होता है कि किसी कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था है, वो अपने यहाँ अपना जो कुछ भी चला रही है तो उसको बेहतर तरीके से चला सके, यानी जैसे अगर आईडी या आइडिया में, जैसे आपने देखा होगा ना, मोबाइल फोन बनते हैं ना, तो उसपे एक लेबल लगा रहता है, क्या लगा रहता है, क्यूसी लिखा रहता है। क्यूसी, क्यूसी मतलब होता है क्वालिटी चेक, यानी जिस स्टैंडर्ड पे बनना चाहिए वो सब स्टैंडर्ड को उस प्रोडक्ट ने फॉलो किया है, तो इसलिए इसका क्वालिटी सही है। ठीक है, तो इसी तरह से हर कंपनी में क्वालिटी मैनेजमेंट का भी सिस्टम रहता है कि वहाँ पर कंपनी है, अगर वर्कशॉप है तो वर्कशॉप में साफ सफाई होनी चाहिए, वहाँ पर हवा आनी चाहिए, कारीगर को काम करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनकी बीमारी का, बहुत सारी चीजें, मतलब सब मिलाकर स्टैंडर्ड होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो इस तरह से कई सारे नियम बनाए गए हैं ना। एक काइजन का आपने नाम सुना होगा, जापानी जापानी एक नियम है, 5S काइजन के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से और भी है, ठीक है, कौन कौन से हैं, फिशबोन डायग्राम, इसको फिशबोन डायग्राम या फिशबोन चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या है, टूल है। टूल क्या है, मतलब एक नियम है, नियम एक समूह है, ठीक है, ग्रुप ऑफ रूल्स है जिसको फॉलो करना होता है। ठीक है, अगर हम अपने कंपनी में क्वालिटी मैनेजमेंट लागू करना चाहते हैं तो हम कोई इसमें से कोई एक उठा सकते हैं, हम फिशबोन चार्ट अपने पे लागू कर देंगे, या फिर मैं अपने कंपनी में 5S मेथड लागू कर दूंगा। ठीक है, 5S क्या है, 5 शब्द हैं, सीरी, शित्सुके, शिगेत्सु, इस तरह से शब्द हैं 5। ठीक है, ये जापानी शब्द हैं, इनको मिलाकर बनाया हुआ है, इसी को काइजन भी बोला जाता है। ठीक है, 5S को काइजन के नाम से बोला जाता है। तो फिशबोन चार्ट भी होता है क्वालिटी मैनेजमेंट में, 5D भी होता है, 5S भी होता है, काइजन भी होता है, ये तीनों होते हैं, लेकिन 4D और 4S नाम से कोई नियम रूल नहीं होता है क्वालिटी मैनेजमेंट में। अगर इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ जाएगा, इस चीज को समझाने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा ना। तो जिन लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा बेसिक से, उनको तो क्लियर होगा ये चीज। आपने जो लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे तो वो लोग फिशबोन डायग्राम जानते होंगे, 5D भी जानते होंगे। 5D क्या है, रूल है, नियम है, नियमों का समूह है। 5S हो गया, काइजन हो गया, लेकिन ये 4D या 4S नाम का कोई चीज नहीं होता है क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसलिए यहाँ पर आंसर सी होगा, क्योंकि ये भी पूछा है, यही है कि इनमें से एक नहीं है। ठीक है, देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मेक्स यूज ऑफ सम टूल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट। इसमें से एक ऐसा है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो कौन नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, चलिए, आईएसओ का फुल फॉर्म बताना है। आप लोगों ने बहुत सी जगहों पर देखा होगा, बहुत से आईटीआई कॉलेज पर भी लिखा रहता है, बहुत से दुकानों पे लिखा रहता है, बहुत से पंखे उंखे की जो कंपनीज होती है उनका जो वाउचर होता है ना, फर्रा उस पर लिखा रहता है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने वाला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि स्टैंडर्ड निर्धारित करता है, किसी की कंपनी को उसकी सारी चीजों को जांच करता है और सर्टिफाई करता है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से इनकी कंपनी जो है ठीक है।
ठीक है, तो इसका सिर्फ फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इंटरनेशनल होता है पहली चीज, तो सब में इंटरनेशनल दे दिया है, तो अब यहाँ से तो हम समझ नहीं पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो देखिए ऑर्डर अपने आप हट जाएगा, ऑर्गेनाइजर हट जाएगा, दो ऑर्गेनाइजेशन अब बच गए। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो होता है, लेकिन क्या निर्धारित करता है? स्टैंडर्ड निर्धारित करता है, किसी के स्टैंडर्ड को निर्धारित करता है, यानी उसके मानक को निर्धारित करता है, उसकी क्वालिटी का एक मानक होना चाहिए, उसको निर्धारित करता है। जैसे जैसे अभी आपने देखा है, पहले मैं तो देख लूं रुको, ठीक है। अभी आप बताओ, किसी भी कंपनी का आप ये प्लग खरीदोगे, किसी भी कंपनी का प्लग खरीदोगे, ये जो पिन है सॉकेट में लग जाएगा। किसी भी कंपनी का खरीदोगे, आपके घर में जो सॉकेट है उसमें लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है, पूरा इंटरनेशनल, पूरे सिर्फ भारत देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये निर्धारित किया गया है कि इस तरह का पिन बनेगा तो सब लोग एक समान दूरी ही बनाएंगे। हो सकता है कुछ कंपनी का मूड करता, क्या करता, एक पिन ऊपर बना देता, एक नीचे बना देता, एक इधर बना देता, उसका मन पूरा लगता है यहीं पे डिजाइन कॉन्सेप्ट करने, लेकिन नहीं, देखोगे जब भी तो यही सेम डिजाइन मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका स्टैंडर्ड निर्धारित है और ये इंटरनेशनली निर्धारित है, मतलब पूरे सभी कंट्रीज में ये कॉमन मिलेगा। आप अपना प्लग लेके चले जाओ अपना लैपटॉप, अब अमेरिका चले जाओ, वहां पर भी चार्ज कर लोगे उनके सॉकेट में, ठीक है, यही चीज है। तो ये यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। स्टेबलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासेस सही लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को बंद कर दो, मजाक कर रहा हूँ भाई, मत बंद करना। बंद करने से पहले कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। ये चीज तो मैं यार हर बार पूछता हूँ, यही मुझे आपसे चाहिए, मुझे आपसे यही चाहिए। चलिए बाकी अब बता दीजिए इसका फुल फॉर्म। फुल फॉर्म देखिए, दो स्टैंडर्ड होते हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये क्या है भाई? ये इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। जैसे एयरपोर्ट होते हैं ना, डोमेस्टिक होता है और एक इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनल वाले जहाज में बैठेंगे ना तो सीधे पहुंचेंगे अमेरिका, अरब, इंग्लैंड जा सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक वाले में बैठेंगे तो उठाएगा यहाँ से लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से उत्तराखंड, मसूरी, और वहां से मन करेगा कोलकाता, बिहार, पटना, ऐसे घुमा के आपको यही घुमाएगा जयपुर, मतलब भारत में ही घुमाएगी वो जहाज। अगर आप डोमेस्टिक एरोप्लेन में बैठ गए तो भारत में ही घुमाएगा इधर को उधर, मतलब वो हमारा है अपना लोकल और इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठेंगे तो ले जाएगी, है ना, दूर दूर तक। तो फिलहाल भाई उधर तो नहीं जाते हैं, तो वही हिसाब स्टैंडर्ड का भी है। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनली निर्धारित करता है, पूरे अंतरराष्ट्रीय रूप से निर्धारित करता है। लेकिन हमारा भारत भी कहे क्यों है, अपना भी हमारा एक स्टैंडर्ड है, ये हमारे भारत पे लागू होता है। ये सर्टिफाई करता है कि भारत के ये है, और भारत में जितनी भी इस तरह के प्रोडक्ट होंगे जिन पे BIS लिखा होगा तो वो भारत का मानकीकरण है, ठीक है। ये चीज विदेशों की कंपनियों पे लागू नहीं होगा। तो BIS का फुल फॉर्म होता है, अब इंडिया मैंने बता ही दिया, तो इंटरनेशनल तो पहले ही बाहर है, उसके बाद 3 में इंडियन है, और स्टेट की बात होगी नहीं क्योंकि मैंने बोला था स्टैंडर्ड को निर्धारित करता है। तो स्टैंडर्ड यहाँ भी मिल रहा है, स्टैंडर्ड यहाँ भी मिल रहा है, इंडियन यहाँ भी मिल रहा है, इंडियन यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन बोर्ड नहीं होता। ये बोर्ड होता तो पढ़ाई कराने लगता है, ये होता है ब्यूरो। तो देखो ये होता है भैया आंसर को सही से सर्च करना, अंदाजा भी टिपना हो तो ऐसे टिपा करो आप कि हम जानते हैं क्या है ये स्टैंडर्ड को निर्धारित करता है। किसके स्टैंडर्ड को निर्धारित करता है? इंडिया के। तो इंडिया किसमें मिला? एक यहाँ मिला और एक यहाँ इंडिया मिल रहा था, और स्टैंडर्ड इसमें भी मिल रहा था, इसमें मिल रहा था। लेकिन अब देखना था कि एक शब्द और बचा, ये ब्यूरो है और ये क्या है? बोर्ड है। तो बोर्ड नहीं होता, बोर्ड तो एजुकेशनल बोर्ड इस तरह की चीजें होती है, ये क्या होता है? ब्यूरो होता है, ठीक है। चलिए, भारतीय मानक ब्यूरो, आंसर नंबर 1, ए मतलब एक नहीं एक, ठीक है, नहीं तो लोग कहेंगे लिख रहे हैं कुछ और बोल रहे हैं कुछ। चलिए जी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। द बिजनेस आइडिया शुड बी, कह रहे हैं कि अगर बिजनेस करने जा रहे हो बाबू तो बताओ आपका बिजनेस आइडिया कैसा होना चाहिए। आप बताओ कैसा होना चाहिए। ऐसा बिजनेस होना चाहिए कि आज पैसा लगाया, कल पैसा 10 गुना, परसों 50 गुना, और अगली रात जागूं तो फिर तो करोड़पति, है ना। जनरली ऐसे ही हम लोग सपने देखते हैं, सब लोग एक्चुअल में हम लोग ऐसे ही देखते हैं। हम लोग क्या बनते हैं? शेख चिल्ली वाले सपने देखते हैं। बट एक्चुअल में बिजनेस वो चलता है जो किसी दूसरे की समस्या को दूर करेगा, ठीक है।
एक एक साइकोलॉजी है, आप लोगों ने सुना होगा, ज्ञान देने वाले देते ही रहते हैं, ठीक है। और जब हम आप परेशान रहते हैं तो कोई ज्ञान देता है तो लगता है तो ज्ञान दे रहा है, वो अपना अनुभव बताता है। तो एक्चुअल में होता है, अगर आप किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं, किसी बिजनेस को, और ये सोच के शुरू कर रहे हैं कि बस भाई अब तो मैं पैसे छापूंगा, विश्वास मानिए आप नहीं छाप पाएंगे, यानी आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। आप अगर कोई बिजनेस इस बेसिस पर शुरू कर रहे हैं कि इससे इनकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी, इससे उनकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी, यानी दूसरों की समस्या खत्म करने के लिए अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हो तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये खाली जेब ऐसे 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 भरने लगेगी, ऐसे फूलने लगेगी, फट जाएगी, मतलब बस इतना बहुत ठीक है, तो समझ गए। यानी बिजनेस हमारा ऐसा होना चाहिए जो दूसरे की समस्या खत्म कर रहा हो। जैसे मेरे एरिया में इंटरनेट की बहुत समस्या है, मेरे एरिया में इंटरनेट की बहुत समस्या है। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो गांव में इंटरनेट चलाने की व्यवस्था कर दे, तो क्या होगा? उसको थोड़ी सोचना होगा कि भाई कैसे पैसे कमाऊंगा, क्योंकि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनको इंटरनेट चाहिए, खटाखट उसका कनेक्शन बिकेगा, कनेक्शन बिकेगा तो उसको पैसा अपने आप मिलेगा। जैसे अभी जो मैं कनेक्शन यूज करता हूँ, मैं मतलब एकदम रूरल में हूँ, अब क्लासेस चलानी है, वीडियोज अपलोड करना है, मोबाइल से काम हो नहीं पाता है और बहुत सारे काम है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, मैंने एक इंस्टॉलेशन के लिए एक बंदा था, लोकल में है, वो दूसरी कंपनी से बैंडविड्थ खरीदा है। उसके बाद मेरे यहाँ से 8 किलोमीटर घर उसकी दूरी है, वहाँ से एक पाइप पर टावर लगाया है, फिर मेरे यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है, दोनों को एक दूसरे से लिंक किया। और जबकि अगर मैं किसी सिटी या ऐसी जगह पर होता तो मुझे 500 या 1000 रुपए में बढ़िया अनलिमिटेड फाइबर वाली स्पीड मिल जाती, लेकिन मैं जिस गांव में हूँ यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर जियो फाइबर वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो अब मुझे उस व्यक्ति के पास जाना पड़ा और मैं उसको इंस्टॉलेशन के नाम पे 40,000 रुपये दिया, और पर मंथ मेरा रेंटल 5,000 रुपये जाता है इंटरनेट का, जो कि बहुत ही लगेगा कि अरे ये कैसे यार, क्या मतलब क्या मजाक है, लेकिन मजाक नहीं, ये मजबूरी है। और वो क्या कर रहा है, मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं अगर इंटरनेट नहीं यहाँ पे चलता तो मुझे किसी न किसी जगह शिफ्ट होना पड़ता, मुझे ये अपना सब कुछ लेकर दूसरी जगह पर जाना पड़ता, वहां किराया देना पड़ता, वहां रहना पड़ता, घर से आना जाना पड़ता, बहुत सारी टेंशन होती। मेरी प्रॉब्लम को उसने सॉल्व कर दिया, तो अल्टीमेटली वो पैसा कमा रहा है। नॉर्मल कनेक्शन वो किसी को देगा अपने अगल बगल में तो 500 या 1000 रुपये महीने का लेगा इसी कनेक्शन का, लेकिन उसने मेरी स्पेशल समस्या खत्म की तो मुझसे 5000 रुपये लेता है। ठीक है, मेरी मजबूरी ये है कि मैं दूसरी जगह जाता तो मुझे 20,000 30,000 खर्च करने पड़ते, दुनिया भर के खर्च होते। तो ये होता है कि अगर आप कोई बिजनेस आप ऐसा शुरू करो जिससे दूसरे की समस्या खत्म होगी तो अल्टीमेटली आपको फायदा होगा। तो यहाँ पर आंसर आप देख लीजिए अपने आप, थोड़ा समय ज्यादा चला गया, बहक गया इसमें ना, क्या है भाई, बिजनेस करके आप दुनिया थोड़ी बचाने चले हो, उसके लिए शक्तिमान है, सेटिस्फाई ओनली नहीं, शक्तिमान तो गए आजकल तो यार, स्पाइडरमैन भी चला गया, स्पाई क्या सेटिस्फाई विथ, मैं सिर्फ अपनी जरूरत के लिए बिजनेस कर रहा हूँ तो नहीं चलेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरा बिजनेस किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो सिंपल सी बात हो, मेरी प्रॉब्लम यानी मुझे पैसा कमा के देगा। सिंपल सा फंडा ध्यान रखिए, आप ऐसा बिजनेस कीजिए जिससे किसी की समस्या आप सॉल्व कर सको। अगर आपके एरिया में दूर दूर तक कोई मोबाइल की दुकान नहीं है, 20 किलोमीटर की दूरी में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान नहीं है, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोलेंगे तो क्या होगा, आपके एरिया में लोगों की रिपेयरिंग वाली जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। जब उनकी रिपेयरिंग की समस्या खत्म हो जाएगी तो अल्टीमेटली पैसा कौन कमाएगा, आपका बिजनेस। एग्जैक्टली यहाँ पर यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सोशल मीडिया वी यूज कन्वे आवर फीलिंग एंड इमोशंस। देखो भाई, सोशल मीडिया पर आजकल बहुत तगड़ी चैटिंग होती है, अरे यहाँ से वहां एकदम पूरा दिल फेक चैटिंग हो रही है ना। दिल फेक मतलब क्या है, बैठे बैठे यहाँ से अपना बड़ा सा दिल टिक टिक करता हुआ उधर भेज दे रहे हैं, उधर वाला दिल इधर आ जा रहा है, फिर थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, अभी ये जो चीज है, जो हम चैटिंग के दौरान जो सिंबल्स यूज करते हैं, ऐसे वाला चेहरा, ऐसे वाला चेहरा है, और रोने वाला इस तरह वाला, तो ये सब क्या है, ये इमोजी है। इमोजी क्या दर्शाता है, हमारी आपकी भावनाएं दर्शाता है। अगर हम बहुत दुखी हैं तो सैड इमोजी भेजते हैं, गुस्से में तो एकदम आंख ऐसे करके वो जो लाल वाला होता है भेजते हैं, तो इमोजी कहलाता है वो, जो हम लोग ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं चैटिंग या सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह टेलीग्राम सब पे ही हो गया है।
तो ये इमोजी कहलाता है। और इमोजी हम कब यूज करते हैं? जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर फिलहाल सवाल है कि सोशल मीडिया पर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इमोजी इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन इस्तेमाल करता है? एक बढ़िया सा इमोजी इस वीडियो के नीचे इस्तेमाल करना, वीडियो के नीचे कमेंट करके जो भावना आपके अंदर है, ऐसे वाली या जो भी अच्छी वाली बुरी वाली, कमेंट करना, मैं समझ जाऊंगा कि आपकी भावना कैसी। ठीक है, तो भाई ये क्या हो गया? इमोजी हो गया। चलिए, हमारा गेस्चर क्या होता है? गेस्चर मतलब हम इशारा कर रहे हैं, ऐसे किसी को आंख दिखा रहे हैं, सामने है, फेस टू फेस है, तब वो गेस्चर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। आंखों से आंखें से, समझ ही रहे हैं, आंख से आंख मिलाना तो आपसे बेहतर कौन ही समझेगा। शारीरिक बॉडी मूवमेंट भी वही हो गया, जैसे बाय, फिर मिलते हैं, कल आएंगे, इस तरह से ये सब हो गया। तो हम फिलहाल हमारा ये जो है क्या है? इमोजी हो गया यहाँ पर सही आंसर। अगला भी उसी से रिलेटेड सवाल है, सेलेक्ट द इमोजी टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। ठीक है, हम क्यों मतलब इमोजी का इस्तेमाल करते हैं? ऐसे ही कर लेते हैं जब मन क्या है, रैंडम बैठे बैठे हैं, इमोजी भेज देता हूँ, अरे ये वाला भेज देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करते ना। हर इमोजी का ऐसा तो नहीं है अजीब भेज देते हैं, जैसे हम बहुत सैड है और खूब हंसने वाला इमोजी भेजे जा रहे हैं सामने वाले को, ऐसे मुंह बनाए हुए हैं और इमोजी कौन सा भेज रहे हैं? मस्त वाला। नहीं, ये सब नहीं करें हम लोग। क्या करते हैं? एकदम परफेक्ट सेलेक्ट करते हैं। अगर हम खुश हैं तो खुश वाला भेजेंगे, किसी को दिल भेजना चाहते हैं तो दिल वाला भेजेंगे, जोड़ने वाला भेजना है या तोड़ने वाला भेजना है ये तो आप निर्धारित करोगे। लेकिन जो इमोजी होता है वो कैसा होना चाहिए? जो हमारी भावना है एकदम परफेक्ट उससे मैच करता हुआ इमोजी भेजा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे सिंबल बने होते हैं आजकल। ठीक है, तो भाई ये हो गया। चलो, वी यूज इमोजी वेन। हम भाई इमोजी उपयोग क्यों करते हैं, कब करते हैं? जब हम खाली बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो चलो कुछ नहीं, इमोजी शुरू। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वी डू नॉट वांट टू राइट, जब हम कुछ लिखना नहीं चाहते, आलसी बन गए हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है, हम बहुत ही आलसी हैं, मैं नहीं ये लिख रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब कई बार क्या होता है कि बहुत सी बातें हम लोग शब्दों में नहीं बता सकते। कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई मैं दिल की बातें जुबा से बयान नहीं कर सकता, सुना है मैंने। तो कई बार कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो हम आप बोलकर लिख कर उतना बेहतर नहीं समझा सकते हैं, उसमें हमारी इमोजी मदद कर देता है। ठीक है, आप समझ गए। वर्ड्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। जब शब्दों से कुछ कुछ हमारे ऐसे इमोशंस या भावनाएं होती हैं जिनको हम शब्दों के द्वारा जो है ना नहीं व्यक्त कर पाते हैं सामने वाले को, तो क्या करते हैं? तब हम इस्तेमाल कर लेते हैं इमोजी, जो कि बहुत ही आसानी से सामने वाले को समझ में आ जाता है। अब जैसे आप किसी से चैटिंग कर रहे हो ना, चैटिंग कर रहे हो तो आप उसको लिखोगे क्या? मैं बहुत दुखी हूं यार, मैं बहुत, मेरा मन बड़ा उदास है, इस तरह से लिखेंगे? नहीं, इससे अच्छा एक थोड़ा सा ऐसे लटका हुआ चेहरे वाला इमोजी भेज दो, है ना। चलो ठीक है, फिलहाल अब ये वाला मूड नहीं होना चाहिए, मस्त हो, तंदुरुस्त रहो, हे करते हुए इमोजी हमेशा भेजा करो। ठीक है, जिंदगी का कुछ ही दिन तो जीना है। When we strongly feel and react situation with particular people we are using। ठीक है, कह रहे हैं जब हम किसी व्यक्ति के साथ बहुत लगाव या जुड़ाव महसूस करते हैं, बहुत तगड़ा, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। हम अलग अलग परिस्थितियों में विशेष लोगों के साथ दृढ़ता से, यानी काफी इमोशनली कनेक्टेड महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम उपयोग करते हैं। तो इसको देखो, वो हमारी भावनाएं होती हैं। जब भी हम किसी के साथ, जैसे कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि कोई हमारे सामने आ जाता है तो बस उसको देख के हमारा रोना आ जाता है। यानी कई बार हम किसी का बहुत इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, और वो हमारे सामने आ गया, ठीक है, तो क्या ही हो जाता है, बहुत ज्यादा हम बस रो देते हैं या खुशी के हमारे गले लगा लेते हैं। तो इमोशनली हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। अब कुछ लोग इमोशनली इतना कमजोर भी होते हैं ना, इमोशनली बहुत लोग वीक होते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आए नहीं तो एकदम परेशान हो जाते हैं, लगता है कि दुनिया लुट गई, दुनिया में उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो हमें इमोशनली स्ट्रांग होना जरूरी है। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी सीखना चाहिए। जैसे कुछ लोग छोटी सी बात पे इतना गुस्सा हो जाएंगे, इतना चिल्लाना शुरू कर देंगे और बीपी उपी उनका बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है? माहौल खराब। नहीं, आपको अपनी खुशी को भी कंट्रोल करना सीखना है, गुस्से को भी कंट्रोल करना सीखना है, और बहुत दुखी है तो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इमोशन क्या है? खुशी, नाराजगी, गुस्सा, है ना, परेशानी, ये सब क्या है? इमोशंस है।
तो हमें आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना जरूरी है। इमोशनली इंटेलिजेंट क्या होता है? वह व्यक्ति जो अपने इमोशंस को बैलेंस करना या मैनेज करना जानता है, उस व्यक्ति को हम लोग इमोशनली इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, कि बौद्धिक रूप से वो क्या है, ये वही है अभी जो मैं बता रहा, क्या है, इमोशनली इंटेलिजेंट। ठीक है, तो फिलहाल ऐसे सवाल आपको अभी आगे देखने को मिलेंगे। जैसे अगला सवाल ही देख लीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू, यह जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें, उसको समझें और मैनेज करें। पहला ही इसका आंसर सही है। ये बहुत ही जरूरी है हमारी लाइफ में, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने खुद के इमोशंस को एक्सेप्ट करें, उसको समझें और मैनेज करें। घबराएं नहीं, ऐसा नहीं कि बस अब तो गया सब। ठीक है, क्योंकि लाइफ है, उतार चढ़ाव आएंगे, कभी कभी बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, कई बार आपकी कोई अच्छी चीज आपसे छीन भी जाएगी। ठीक है, कई बार आपको सफलता मिलेगी, कई बार आप फेल भी होंगे, लेकिन इनको समझना, उनको एक्सेप्ट करना। जीत को जैसे आप एक्सेप्ट करते हो, आप जीत गए पूरा बवाल मचा देते हो, हार गए हो तो भी उसको एक्सेप्ट करो कि चलो इस बार मैं हार गया हूं, अगली बार बेहतर करूंगा। ठीक है, तो यही चीज यहां पर कहा जा रहा है कि यह जरूरी है कि हम अपनी भावना को एक्सेप्ट करें, अपने भावना को स्वीकार करें, समझे और उसको मैनेज करें। ठीक है, मैनेज करने का वही है कि डिसबैलेंस ना हो जाए, डिप्रेशन में ना चले जाए या फिर खुशी के मारे पागल ही ना हो जाए। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा, बाकी हम लोग छोड़ ही देते हैं। चलिए, अ पर्सन ability to understand and manage emotion properly, कह रहे हैं कि वह व्यक्ति, देखिए यहाँ पर, वह व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को ठीक से समझने और मैनेज करने की क्षमता रखता है। कुछ देर पहले मैंने बोला था, कुछ लोग होते हैं जो लोग अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करना, मैनेज करना जानते हैं, और उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग इमोशनली इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, इमोशनली, मतलब भावनात्मक रूप से मजबूत। कई बार आपने देखा होगा कि घर में किसी की तबीयत खराब हो गई तो घर की जो भी हमारी महिलाएं हैं, मम्मी है, सिस्टर है, ऐसे लोग, वो बहुत जल्दी घबरा जाती है, रोना पीटना शुरू हो जाती है। फिर वहीं आप देखोगे आपके पापा या आपसे बड़े जो भी गार्जियन है वो आएंगे, वो फिर डिसाइड कर, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ले चलते हैं डॉक्टर के पास, यहाँ वहाँ बात करेंगे, उनको लेके जाएंगे। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। अगर वो भी वहीं पर परेशान हो जाए, हो हे भगवान क्या हो गया, और पता चला वहीं लेट के हे करने लगे, तो क्या होगा, तब तक जो बेचारा बीमार हो तो टपक लेगा। क्या है, यही है इमोशंस को मैनेज करना, बिफरना नहीं है, आपको फैल नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि लाइफ है, अप्स एंड डाउन दोनों रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया भैया इसका आंसर ये, और आज का आखिरी सवाल आपके सामने रहा ये, अ पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अपने इमोशंस, हाईली इंटेलिजेंस मतलब वही हो गया ना, भावनात्मक रूप से जो स्ट्रांग हो, तो क्या यहाँ पर देख लीजिए, तो क्या उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, नहीं। क्या उसके अंदर निगेटिव क्वालिटीज आएंगी या वो नौकरी पा जाएगा, नहीं भाई। सब मिलाकर वो पॉजिटिव रहेगा, उसके अंदर जो गुण रहेंगे वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ऐसा क्यों, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, कि अगर आपके घर में कुछ ऐसा, भगवान न करे किसी घर में हो, कहीं किसी घर में आपने देखा होगा ऐसा कुछ होता है, तो जो लोग इमोशनली वीक होते हैं वो पहले ही सरेंडर कर देते हैं, ना ना अब ये नहीं बचेंगे, हाँ हाँ हाँ। अब वहीं कोई वहां पर थोड़ा सा उस तरह का व्यक्ति होता है, कहता है नहीं कोई बात नहीं, चलो यार ले चलते हैं वहां, और पता चलता है 2 दिन बाद वो केला खाते हुए जो मरीज था घर आ जाता है ना। तो वो वही चीज है यहाँ पर कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स होंगे, मतलब वो ज्यादा निगेटिव नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति नहीं होगा। तो हमें आपको भी थोड़ा इसकी कैटेगरी में जरूर होना चाहिए, मतलब रहना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी प्रकार की क्लास में जैसी आज की रही है। तो अब आज की क्लास कैसी रही है भाई, वो आप बताओगे। ठीक है, पहली बार वीडियो देखे हो, पूरा देख लियो, मन भर गया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आज कर देना, और कर लिए हो तो उसके लिए दोनों दिल से धन्यवाद, सॉरी एक ही दिल में, एक दिल से धन्यवाद। बाकी और भी बच्चों से कहें कनेक्ट हो, अगर अच्छे से पढ़ाई करना है, तैयारी करना है, ITI स्टूडेंट है, आपके जूनियर है, मतलब सब मिला के
जुड़िए प्लीज़, हमारा भी सपोर्ट कीजिए, बाकी हम अपनी तरफ से बेहतर आपके लिए हमेशा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कुछ ऊंच नीच हो तो मैनेज कीजिएगा, मैं अपनी तरफ से एक बेहतर क्लास देने की बस एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।